हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवी ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, 10.1, 2 एंड 3 मैंने इंट्रोडक्शन एज वेल एज सोल्यूशन सब एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने उसमें से कुछ भी मिस किया हो और आपको देखना है, समझना है कुछ भी, तो प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। आप वहाँ से 10.1, 2 एंड 3 में से कुछ भी देखना है और समझना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए 10.4 के इंट्रोडक्शन में 2 थ्योरम्स है जो हमें करने हैं। ठीक है, पर वो थ्योरम बताने के पहले कुछ थोड़ी सी बात है। आप अगर आपका एनसीईआरटी बुक देखोगे ना, तो उसमें इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ये टॉपिक है ना, उसके अंदर कुछ बातें बताई गई है जो हमें जानना ज़रूरी है। तो वो चीज़ मैं थोड़ा आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ आप देखो मैंने कुछ लिखा है, मैंने लिखा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। इसका मतलब क्या है वो आपको समझना है। देखिए, अगर मान लीजिए एक लाइन है, हाँ, लाइन मैंने लिया ए बी, ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट कोई मैंने लिया, हाँ, पॉइंट पी मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखो आप, इस पी से अगर ए बी के ऊपर, है ना, पी से अगर मैं ए बी को ज्वाइन करूँ तो मैं बहुत तरीके से ज्वाइन कर सकती हूँ। अगर मैं इसको नाम कुछ दे दूँ, जैसे मैं नाम दे दूँ एम, PM1, फिर यहाँ पे ज्वाइन किया तो PM2, PM3, PM4, है ना, एक सीधा सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर PM5, M सिर्फ PM, समझ में आ रहा है। तो ऐसे P पॉइंट से इस AB के ऊपर हम बहुत तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, बहुत सारे डिस्टेंस हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट P से AB की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है पॉइंट B से AB का, हाँ, तो आप बोलोगे भाई P से हम AB पे जाना है तो हम किसी भी तरह से जा सकते हैं, यहाँ से ऐसा स्लैंटिंग कितनी भी दूरी कर सकते हैं, कितना भी स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। देर आर सो मेनी वेज नो। और आप देखो सब अलग अलग डिस्टेंस है, नहीं ये थोड़ा बड़ा होगा, अगर ये 8 सेंटीमीटर होगा तो ये थोड़ा उससे छोटा सा 7.5 सेंटीमीटर था ना, ये सबसे बड़ा। जितना आप ज़्यादा आगे जाओगे, अगर ये ए बी यहाँ पे है, ए बी लाइन सेगमेंट मान लीजिए, तो ये आपका इधर M4 हो गया था, M5 ऐसे यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ा होगा डिस्टेंस, ये छोटा। तो डिस्टेंस वैरी कर रहा है ना, तो कोई एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा ना। ठीक है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस क्या है, तो स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि आप, ऐसे तो इनफाइनाइट लाइंस हैं कि हम भाई पी से ए बी को ज्वाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस है, नहीं, इनफाइनाइट लाइंस से हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझा? पॉइंट पी से अगर आपको डिस्टेंस पूछा जाए लाइन ए बी का, तो आप क्या बोलोगे? आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओगे। समझ में आया? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? आ रही बात समझ में? तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, यही हम यूज़ करेंगे अभी थ्योरम में भी, इसलिए ये समझना है हमें कि पॉइंट पी से अगर किसी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस पूछी जा रही है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएंगे। दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओनली द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू लाइन ए बी। गॉट इट? ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, हाँ, ये लेंथ जो है, ये परपेंडिकुलर जितने भी लेंथ का होगा, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितने भी लेंथ का होगा, तो वो लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, पॉइंट पी से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा? PM, नॉट PM2, PM3 पे, ये सब नहीं। PM जो डिस्टेंस होगा, जितना भी PM आएगा मेजर करके स्केल पे, जितने सेंटीमीटर का, वही एक्चुअली में डिस्टेंस है पॉइंट पी से इस लाइन ए बी का। ठीक है, ये एक लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसको आप नोट करो आपके बुक में। रफ में ये फिगर ड्रॉ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख दो, है ना, ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे लिख दो PM इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन, कौन सा लाइन? ए बी, लाइन ए बी फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, ये बस ये स्टेटमेंट आप लिख लो समझने के लिए। ठीक है, तो नाउ अब ये जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाया, उस बेसिस पे अगर मैं एक सर्कल लूँ, है ना, अब सर्कल में एक सेंटर होता है ना, इसको अपन ने एक पॉइंट ले लिया O, ओके। आपको पता है
कॉर्ड्स कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ये देखिए मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया AB, हाँ दूसरा कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया CD, थर्ड कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया EF, ठीक है। कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग कॉर्ड्स, गॉट इट। आप इधर ड्रॉ कर दो छोटा सा कॉर्ड, मान लो आपने ड्रॉ कर दिया PQ, ठीक है। अब आप कुछ यहाँ पे नोटिस कर रहे हो क्या, देखो जितनी छोटी कॉर्ड हो रही है ना उतना ज़्यादा सेंटर से दूर हो रहा है वो। देखो ये छोटी, सबसे छोटी दिख रही है, यहाँ मैंने 4 कॉर्ड्स ड्रॉ किए 1 2 3 4, तो ये सबसे छोटी कॉर्ड है। जितनी छोटी कॉर्ड है ना, द स्मॉलर द कॉर्ड इज, इट इज फार फ्रॉम द सेंटर, है ना, एंड द बिगर द कॉर्ड इज, इट इज नियरर टू द सेंटर। आप देखो EF जो कॉर्ड है EF वो CD से बड़ा है, तो बिगर द कॉर्ड इज दैट इज मोर नियरर टू द सेंटर। EF जितना नज़दीक है, CD जो है वो दूर है और EF नज़दीक है। मतलब जितना बड़ा कॉर्ड हो रहा है उतना ज़्यादा वो सेंटर के नज़दीक होता जा रहा है। नहीं, अपन ने एक और कॉर्ड बनाया उससे भी बड़ा, इसको नाम दे देते हैं अपन GH। तो GH जो कॉर्ड है दैट इज बिगर देन EF एंड GH इज मोर नियरर टू द सेंटर एज कंपेयर टू EF। इज इट क्लियर? GH जो है वो सेंटर के ज़्यादा नज़दीक है या EF ज़्यादा नज़दीक है? कौन ज़्यादा नज़दीक है सेंटर के? GH ज़्यादा नज़दीक है सेंटर के। आई बात समझ में? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ठीक है ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा एक और बात, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यू नो दिस राइट? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। व्हाट इज डायमीटर? वो कॉर्ड जो कि सेंटर से पास करता हुआ हम बनाते हैं। इसको मैंने नाम दे देना है, मान लीजिए क्या नाम दे दूँ, MN नाम दे देती हूँ, ठीक है। MN इज माई डायमीटर। तो ये जो डायमीटर है MN, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब MN तो सेंटर के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो सेंटर से नज़दीक क्या, ये तो सेंटर के ऊपर है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक पॉइंट से एक लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ऑलवेज होता है। ऐसे तो बहुत सारा लाइन बन जाएगा, बट हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ध्यान देना है। तो ये जो सेंटर है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से अगर मैं आपसे कहूँ कि CD का क्या डिस्टेंस है, तो आप क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। गॉट इट? यही पॉइंट बताने के लिए ये पॉइंट NCERT में एक्सप्लेन किया गया है। एक्सरसाइज 10.4 के फर्स्ट थ्योरम के पहले जो छोटा सा पैराग्राफ वो उन्होंने जो समझाया है ना एक पूरा पेज में, वो यही समझाने की कोशिश की है उन्होंने कि भाई कोई भी पॉइंट से अगर किसी लाइन का डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही समझना है। वैसे तो बहुत सारे डिस्टेंस हो जाएंगे, स्लैंटिंग एंड ऑल, बट यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ ऑल दैट। आपको एक ही चीज़ समझना है कि कोई भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। वो लिखेंगे नहीं हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई बात समझ में? वो सिर्फ लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। तो आपको समझ जाना है वो किसकी बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो ये जो पॉइंट है इससे किसी भी कॉर्ड का अगर डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझोगे, ठीक है। अब मैं कहती हूँ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ GH फ्रॉम द सेंटर, तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर ये स्केल से आप मेजर करोगे, जितना सेंटीमीटर आएगा बोलोगे दिस इज द डिस्टेंस। अब मैं बोलूँगी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड MN फ्रॉम द सेंटर, बता सकते हो आप? कॉर्ड MN तो सेंटर के ऊपर ही है, तो उस कॉर्ड MN का क्या डिस्टेंस है सेंटर से? 0, है ना, क्योंकि सेंटर पे ही है तो सेंटर से क्या डिस्टेंस होगा भाई? सेंटर पे ही है तो सेंटर से इसका क्या डिस्टेंस होगा? 0 होगा ना। इससे थोड़ा भी नीचे रहेगा तो अपन यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस बता सकते हैं, है ना, सेंटर के ऊपर ही है। तो द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड MN, है ना, फ्रॉम सेंटर O इज 0, राइट। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड GH फ्रॉम MN, अगर यहाँ पे नाम दे दो आप S, इज OS इज द डिस्टेंस। अगर मैं बोलूँ CD कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर O से, तो यहाँ पे मान लो आपने T दे दिया, तो OT इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड CD फ्रॉम सेंटर O। गॉट इट? ऐसा होता है। तो आपको इन शॉर्ट बस इतना समझो कि अभी जो हम थ्योरम पढ़ेंगे ना उसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि जब डिस्टेंस की बात की जाएगी ना, किसी भी लाइन के ऊपर डिस्टेंस की बात की जा रही है फ्रॉम अ पॉइंट मतलब यहाँ सेंटर की बात होगी, किसी भी पॉइंट से किसी कॉर्ड के ऊपर की डिस्टेंस की बात होगी तो आप सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। गॉट इट? तो आपको ये बात समझने के लिए ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। अब हम लोग थ्योरम देखेंगे 10.4 का फर्स्ट थ्योरम। ओके, तो ये 6th थ्योरम है ना। 10.4 इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसमें ये 6th थ्योरम है। देखिए
हमने आपको अभी जो कॉन्सेप्ट था वो बता दिया ना कि अगर पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है, ठीक है। चलिए, तो अपना ये जो थ्योरम है ये क्या है, देखिए बच्चों 5 थ्योरम्स हमने कर लिए ऑलरेडी ना, ये 6th थ्योरम है 10.4 में। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिखा है ना, वो क्यों लिखा है पता है, जो प्रूव हम लोग एक सिंगल सर्कल के लिए करने वाले हैं ना, वही चीज़ कॉन्ग्रुएंट सर्कल के लिए भी होगा। कॉन्ग्रुएंट सर्कल आपको पता है ना, 2 सर्कल जिनका रेडियस सेम होता है, इक्वल होता है, उनको कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। तो हम लोग अभी जो थ्योरम प्रूव करेंगे वो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये करेंगे। और यही चीज़, यही सारी कॉन्सेप्ट आप अगर क्वेश्चन में 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल का पूछ रहा है तो उसमें भी आप वही चीज़ लगाने वाले हो, ठीक है। सेम आपको करना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो चाहे वो एक सिंगल सर्कल का बोले या कॉन्ग्रुएंट सर्कल का बोले, आपको एकदम सेम टू सेम काम करना है, कुछ भी अलग नहीं होगा। बस डायग्राम ड्रॉ करते वक्त अपन जो करेंगे वो अ सर्कल में, एक सिंगल सर्कल में सब कुछ ड्रॉ कर देंगे। और जब आप कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगर थ्योरम में आपके एग्जाम में आता है कि भाई कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में ये चीज़ प्रूव करके दिखाइए, तो आपको 2 सर्कल ड्रॉ करना है और तब आपको प्रूव करके दिखाना है। तो 2 सर्कल ड्रॉ करोगे लेकिन दोनों का रेडियस तो इक्वल ही है ना, तो सब तो ऑलमोस्ट सब कुछ तो इक्वल ही होने वाला है, सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो ये थ्योरम हम लोग अभी प्रूव करते हैं। तो देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये है मेरा सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मतलब 2 कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है। मान लीजिए AB एक कॉर्ड है ना, और दूसरा कॉर्ड है CD। वो कहते हैं ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इक्वल, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है मैं बताती हूँ। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये आपको प्रूव करना है। मतलब इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। मतलब सेंटर से डिस्टेंस, मतलब क्या बोला मैंने अभी आपको, परपेंडिकुलर की बात हो रही है। मतलब ये तो ये अपन ऐसे कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा सेंटर यहाँ पे है, कॉर्ड को थोड़ा ऐसा बना देते हैं ना दिखने में। ये रहा मेरा CD, हाँ, और मान लीजिए कि कुछ ऐसा मेरा AB है, हाँ, और ये दोनों इक्वल है ABCD, हाँ। अब ये मेरा परपेंडिकुलर, ये इधर मेरा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया था। अब वो क्वेश्चन ये O है, हाँ, तो हम ऐसा लिखेंगे कि भाई अ सर्कल गिवन क्या है, अ सर्कल, सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर कॉमा रेडियस से, ये रेडियस हमने R मान लिया। अ सर्कल OR मतलब सेंटर एंड रेडियस, है ना, विथ दिया हुआ एक सर्कल विथ कॉर्ड्स, क्या क्या कॉर्ड है बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स, यानी AB इक्वल टू CD, ऐसा 2 कॉर्ड दिया हुआ है आपको, हाँ। और क्या दिया हुआ है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये आपको प्रूफ करना है कि ये इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस प्रूफ करना है। मतलब अगर आपने इसको और इसको यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स आप अपने मन से ले सकते हो, जैसे मान लो आपने ले लिया यहाँ पे M, चलो मैं एक काम करती हूँ, जो चीज़ें गिवन है उसको ब्लू से लिखती हूँ और जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वो रेड से लिखती हूँ, ठीक है। ये चीज़ें गिवन थी जो मैंने लिखा, अब ये M और L हमने लिया, हाँ। तो आप कहोगे एक सर्कल में 2 कॉर्ड दिया हुआ है और उन्होंने इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस प्रूफ करने तो बोला है, लेकिन जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो तो उन्होंने ही दिया है ना कि भाई OL जो है वो आई एम सॉरी, ब्लू से ही लिखना चाहिए, राइट। OL परपेंडिकुलर टू CD एंड OM परपेंडिकुलर टू AB, ये तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है भाई ये सब चीज़ें, हाँ। पर आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूव ये करना है कि OL इज इक्वल टू OM, ये आपको प्रूव करना है, राइट। डिस्टेंस की जब बात हो रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, ये हमें अभी पता चल चुका है ना, अभी मैंने आपको सिखाया। तो वो चीज़ मेरे गिवन में ही है कि वो परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में, क्यों ये समझना ज़रूरी था कि डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन में डिस्टेंस दे दिया मतलब उन्होंने दे दिया है क्वेश्चन में कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाँ। तो ये 90 डिग्री तो उन्होंने पहले ही दे दिया है, ओके। चलिए, अब हमें प्रूफ करना है OL इज इक्वल टू OM, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप बोलोगे जॉइन कीजिए OA एंड OC, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग,
कंस्ट्रक्शन मैंने रेड से ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आ गया? इक्वल इक्वी डिस्टेंट ही तो प्रूव करना है, मतलब इक्वल डिस्टेंस। तो यही ओ ए और ओ सी को आपने ज्वाइन किया है और आपको प्रूव करना है ओ एल, ओ आई एम सो सॉरी, कंस्ट्रक्शन हमने किया, पर आपको प्रूफ क्या करना है? ओ एल इक्वल टू ओ एम, आई एम सो सॉरी, ओ एल इक्वल टू ओ एम आपको प्रूफ करना है और ज्वाइन करके आपने कंस्ट्रक्शन ओ ए ओ सी बनाया, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब आप बोलोगे, देखिए एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक थ्योरम सिखाया था, अगर आपने देखा होगा मेरा वो वीडियो, तो 10.3 के इंट्रोडक्शन में जो थ्योरम था वो क्या था बच्चों? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, याद है ना? 10.3 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें ही मैंने ये सिखाया, थ्योरम नंबर 3 है, आई थिंक सो, यस दैट इज थ्योरम नंबर 3, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको सिखा दिया था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो यही यहाँ पे यूज़ करना है हमें वो थ्योरम। तो आप लिखोगे प्रूफ, वी नो दैट, क्या जानते हो आप? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना? ये थ्योरम हमें पता है, थ्योरम नंबर 3 ही है, इतना पता है मुझे, एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन के जस्ट पहले है, ठीक है। सॉरी, एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन में ही ये थ्योरम मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये होता है सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब सेंटर से कॉर्ड पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब CL इक्वल टू DL एंड AM इक्वल टू BM, राइट। तो ये बाइसेक्ट करता है, तो चूंकि ये बाइसेक्ट करता है तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो AM इज इक्वल टू हाफ AB, लिख सकते हैं ना, एंड CL इज इक्वल टू हाफ CD, यस लिख सकते हैं कि नहीं? हाफ है ना उसका, आप समझ रहे हो? AM इज हाफ ऑफ AB, CL इज हाफ ऑफ CD, यस। एंड उन्होंने क्वेश्चन में दिया है AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये तो दिया हुआ है। तो जब AB और CD इक्वल है एक्सक्यूज मी, ओके, तो AB इज इक्वल टू CD, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो दिस इम्प्लाइज हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD, ये लिख सकते हैं हम लोग। अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, तो दिस इम्प्लाइज हाफ AB की जगह पे AM लिख सकते हैं एंड हाफ CD की जगह पे CL लिख सकते हैं। आया समझ में? तो AM और CL इक्वल हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं ना इरेज कर देती हूँ ऊपर का, फिर मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करो बच्चों, इरेज करते हैं हम लोग, ओके। तो देखिए ये यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया है ना, AM इक्वल टू CL। अब हम चलेंगे इन राइट ट्रायंगल, कौन कौन सा? OLC एंड OMA, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ये 90 डिग्री तो हमें पता है, ये दिया हुआ है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो इसलिए 90 डिग्री तो दिया हुआ है। इन राइट ट्रायंगल दिस एंड दिस, क्या क्या? एंगल OLC इज इक्वल टू एंगल OMA, है ना। ये एंगल और ये एंगल क्या है? ईच 90 डिग्री गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है ना, तो 90 डिग्री गिवन। अच्छा, और क्या? 90 के जस्ट सामने वाला जो साइड है, ये 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, है ना। 90 के जस्ट सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। OC इज इक्वल टू OA, वाई दे आर इक्वल? हाँ, ईच इक्वल टू
रेडियस, ईच इक्वल टू आर ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। हमने गिवन में सर्कल O कॉमा आर, स्मॉल आर लिया था, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, सो ईच इक्वल टू आर, सेम सर्कल का रेडियस सेम ही इक्वल ही होता है ना, तो OC और OA रेडियस ही तो है, ठीक है ना, तो OC इक्वल टू OA एंड व्हाट, CL इक्वल टू AM। हमने यहाँ प्रूफ किया था ना प्रूफ पहले। इसको मान लो आप फर्स्ट ले लो और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। अगर आप यहाँ फर्स्ट ना लो तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल OLC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMA बाय कैसे, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड, है ना, RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब चूंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमें प्रूफ क्या करना था, टू प्रूफ में हमें करना क्या था, हाँ, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। देखो आप टू प्रूफ में आपने लिखा है ना, OL इक्वल टू OM हमें प्रूफ करना था, है ना। तो हेंस जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, उसके रिमेनिंग सारे एंगल्स और साइड्स बाय CPCT इक्वल हो जाते हैं। हेंस OL इक्वल टू OM बाय CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो फुल फॉर्म, ठीक है, हो गया। तो OL इक्वल टू OM ही तो प्रूव करना था, है ना। आपको एक लाइन लिखना है तो लिख दो, सो द टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे वो लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रूव्ड, गॉट इट, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप नोट कर लो, फिगर अच्छे से ड्रॉ करो, क्लियरली ड्रॉ करो एंड जस्ट नोट इट डाउन। तो ये बात तो समझ में आई ना कि दो कॉर्ड अगर इक्वल दिया हुआ है ना, ABCD अगर दो कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है तो सेंटर से जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। इस थ्योरम को हम क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, है ना, तो आपको क्वेश्चन वो थ्योरम भी समझते जाना है ना। चलिए आप नोट कर लीजिए फटाफट इसको पॉज करके। अच्छा वैसे तो मैंने इरेज कर दिया, लेकिन अभी जो हमने किया थ्योरम नंबर 6 उसमें मैंने आपको एक सिंगल सर्कल का तो बता दिया, उसमें ही ब्रैकेट में मैंने कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिखा था। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि यही जो चीज़ हमने की ना, ये हमने सिंगल सर्कल में ड्रॉ किया। आप क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल अगर एग्जाम में आ जाएगा तो एक कॉर्ड आप इसमें ड्रॉ करोगे, ठीक है, और दूसरा कॉर्ड आप इसमें ड्रॉ करोगे, कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये कॉर्ड यहाँ पे भी आप कर सकते हो, फिर यही सारी चीज़ें रहेगी। देखिए यहाँ पे आप AB मान लीजिए एक कॉर्ड ले लिए, दूसरे वाले सर्कल में आपने CD ले लिया, हाँ, सेंटर आपने इसमें O ले लिया, इसमें O' ले लिया। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल है मतलब दोनों का रेडियस सेम होगा, ठीक है, और बाकी सब कुछ, अब ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस 90 डिग्री होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ वही होने वाला है, कुछ अलग नहीं है। इसमें भी रेडियस सेम ही होने वाला है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस केवल आपको इक्वल प्रूफ करना है। अगर ये मान लीजिए M है और ये L है तो OM इक्वल टू OL आपको प्रूफ करना है। तो जो चीज़ें जो स्टेप्स हमने अभी किया ना 6th थ्योरम को यूज़ करने में, वही चीज़ें करनी है। बस दो सर्कल अलग अलग ड्रॉ कीजिए और ये ट्रायंगल्स आपका अलग अलग, कॉर्ड दोनों सर्कल में अलग अलग एक ड्रॉ होगा, फिर आपका ट्रायंगल अलग अलग ड्रॉ होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। बस इसका और इसका रेडियस भी इक्वल होगा। क्यों होगा रेडियस इक्वल, दो सर्कल है पर रेडियस इक्वल मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है और कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रेडियस इक्वल होता है। हाँ, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट तो रेडियस इक्वल हो गया, तो बाकी सब कुछ वैसा ही है, हाँ, कुछ भी अलग नहीं है। इट्स ओनली दैट आपको फिगर जो ड्रॉ करना होगा वो दो सर्कल ड्रॉ करना होगा। आई बात समझ में, इस बात को ध्यान रखो आप कि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन वही वाला आएगा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, हाँ, और सर्कल आएगा तो सिर्फ ये वाला फिगर आएगा। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया थ्योरम प्रूफ कीजिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में एक सर्कल नहीं दो सर्कल ड्रॉ करना है और इस तरह से फिगर बनाना है, ठीक है। तो जस्ट मुझे आपको बताना था। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ओके, सो 7th थ्योरम क्या है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वी डिस्टेंट दिया हुआ है ना। डिस्टेंस मतलब OL परपेंडिकुलर है, OM परपेंडिकुलर है, और इक्वी डिस्टेंट, इक्वी मतलब इक्वल, मतलब OL और OM इक्वल गिवन है क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ना वही डायग्राम रखा है बच्चों, है ना, जो मैंने पहले वाले थ्योरम में किया था, ठीक है। तो आप गिवन लिखोगे, सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है। कॉर्ड्स इक्वल नहीं दिया हुआ है इस वाले थ्योरम में, कॉर्ड्स इक्वल नहीं है, उसी का कन्वर्स है। नहीं, इसके पहले वाला जो थ्योरम था उसमें AB और CD इक्वल दिया हुआ था और हमें OL OM को इक्वल प्रूफ करना था। इस थ्योरम में OL OM इक्वल दिया हुआ है, ABCD इक्वल प्रूफ करना है,
राइट। सिक्स्थ जो थ्योरम हमने किया उसी का ये कन्वर्स है ना, उसी का जस्ट अपोजिट हम लोग कर रहे हैं। तो क्या गिवन है, अ सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर कॉमा रेडियस आर हमने मान लिया, अ सर्कल दिस विथ कॉर्ड्स, क्या क्या कॉर्ड्स हैं इनके, ए बी एंड सी डी, 2 कॉर्ड दिया हुआ है, इक्वल नहीं है दोनों कॉर्ड, हाँ कॉर्ड्स दिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई ओ एल जो है ना इज इक्वल टू ओ एम, ये भी गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है ये, ओ एल इक्वल टू ओ एम। और क्या गिवन है, और गिवन है कि ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज़ें गिवन है, ठीक। ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, इतनी सारी चीज़ें दी हुई है क्वेश्चन में, ये परपेंडिकुलर है ना, ओके। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें कि कॉर्ड इक्वल है ना, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये दोनों इक्वल है, आर इक्वल, मतलब आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है, मैंने पहले वाला फिगर ही रखा है ना, जो चीज़ें रेड कलर से की हुई है वो सब हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, है ना। जॉइन ओ ए एंड ओ सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। अब प्रूफ में चलते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ वही थ्योरम, आई मीन जो थ्योरम नंबर 6 में हमने यूज़ किया ना, थर्ड वाला थ्योरम 10.3 के इंट्रोडक्शन वाला, वही यहाँ भी यूज़ करना है। वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, परपेंडिकुलर, शॉर्ट में मैंने परपेंडिकुलर ऐसे लिखा है, आप पूरा स्पेलिंग लिख सकते हो। वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हमें पता है, फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कैसे पता है, थ्योरम नंबर 3 से हमें ये चीज़ पता है ना, कि सेंटर से जो कॉर्ड आता है, सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है ना, ए एल इक्वल टू बी एल कर देता है, ऐसा बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो इसलिए क्या होगा, इसलिए ए एल इज इक्वल टू बी एल होगा एंड सी एम इज इक्वल टू डी एम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाफ ए एल इज इक्वल टू हाफ ए एल इज इक्वल टू हाफ, नहीं ए एल इक्वल टू हाफ ए बी, ऐसा ना, ए एल इज वॉट, ए एल इज हाफ ए बी, आधा हुआ ना उसका, ये ए एल पूरे का हाफ हो गया, और एंड क्या सी एम इज हाफ सी डी, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल इक्वल, तो ये आधा है, ये पूरे का हाफ है ना। सो आई कैन राइट ए एल इक्वल टू हाफ ए बी एंड सी एम इक्वल टू हाफ सी डी, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दी क्योंकि मुझे वो प्रूफ करके दिखाना है ना, तो मैं गिवन टू प्रूफ, ये सब आप लोग लिख लो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ये हमारा है ना, दिया हुआ है, दिया हुआ मतलब थ्योरम से हमने ये निकाल लिया। अच्छा इसको जरा से एक स्टेप अपन सॉल्व करें, अगर ये 2 को इधर ले गई मैं तो ट्वाइस ए एल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हाँ ट्वाइस, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई, ट्वाइस ए एल इक्वल टू ए बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और इस तरह ये 2 इधर चला गया तो 2 सी एम इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं ना। चलिए अब आते हैं इन, अब ये राइट ट्रायंगल है दोनों ना, ओ एल ए ओ एम सी, तो इन राइट ट्रायंगल कौन कौन सा, ओ एल ए एंड राइट ट्रायंगल, क्यों राइट ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री है ना, एंड ट्रायंगल ओ एम सी है ना, ये 2 राइट ट्रायंगल में एंगल ओ एल ए इक्वल टू एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम सी, वाई ईच 90 डिग्री, ये तो गिवन है भाई, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि भाई डिस्टेंस की बात हुई है क्वेश्चन में, डिस्टेंस का मतलब सेंटर से कॉर्ड के ऊपर डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है ना। उसके बाद 90 के जस्ट सामने का जो साइड होता है, 90 के जस्ट सामने का जो साइड होता है, ये 90 है, इसके सामने का जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है ना, वाई दे आर इक्वल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल, yes,
एंड व्हाट, इसके अलावा और क्या, आर एच। अब देखिए हमने इन्होंने बोला था गिवन में एक चीज़ था इक्विडिस्टेंट, यानी OL और OM इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है OL इक्वल टू OM, गिवन में लिखा है हमने, है ना, आपने लिखा है गिवन में, तो ये OL इक्वल टू OM गिवन, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल OLA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMC। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बाय RHS, है ना, R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूस एंड S मतलब साइड। यस, ओके, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो हेंस कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से सारी चीज़ इक्वल हो जाती है, राइट। तो AL इक्वल टू CM हम कह सकते हैं, AL इक्वल टू CM बाई CPCT। यहाँ पे CPCT लिखो या फिर फुल फॉर्म लिख दो आप, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा प्रूव हो गया, पर हमें प्रूफ एक्चुअली करना क्या है, हमें प्रूफ दोनों कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है। अब आप इस AL इक्वल टू CM आ गया तो आप ट्वाइस AL, 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 2AL इक्वल टू 2CM। हाँ, और ऊपर हमने कुछ निकाला था, 2 यहाँ पे आना ऐसा 1 डाल दो, आप ऐसे लिख दो, 2AL की जगह पे अपन AB लिख सकते हैं और 2CM की जगह पे CD लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ हमने फर्स्ट दे दिया ना, या आपको अगर फर्स्ट नहीं लिखना है तो प्रूव्ड अबव ऐसा भी आप लिख सकते हो, बस प्रूव्ड, राइट। अब प्रूव्ड लिखो या फिर एक और लाइन नीचे आप लिख सकते हो, हेंस chords equidistant from the center of a circle are equal in length. Got it? तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर OL और OM इक्वल दिया है तो chords इक्वल होंगे, अगर chords इक्वल दिया हुआ है तो OL OM इक्वल होगा। ये हमने इसके पहले के थ्योरम में किया था, और इस थ्योरम में हमने बोला कि अगर OL और OM इक्वल दिया है तो chords इक्वल हो जाते हैं। क्लियर? आई होप आई एम क्लियर। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नाउ थ्योरम के बाद आपकी NCERT बुक जब आप देखोगे तो उसमें एक एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, जो एक्सरसाइज 10.4 के जस्ट पहले है, ये वाला एग्जाम्पल है ना। उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि इफ़ 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये रहा मेरा सर्कल, उसमें उन्होंने कहा कि 2 कॉर्ड है, दोनों इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है। ठीक है, तो हमने एक कॉर्ड बनाया ऐसा, दूसरा कॉर्ड ऐसा। ठीक है, एक कॉर्ड को हमने नाम दिया AB, दूसरे कॉर्ड को हमने नाम दे दिया CD, और दोनों ही कैसा कॉर्ड बना दिया मैंने, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बनाया। ठीक है, ABCD, इधर A देती हूँ मैं, ठीक है, AB, हाँ, और इधर CD, ABCD, ये मेरे इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बन गए। अब वो कह रहा है 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, अब डायमीटर एक बनाना होगा, तो हमने डायमीटर बना दिया PQ। ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है इसको हमने O दे दिया नाम। अब वो कह रहा है 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, डायमीटर के साथ ये इक्वल एंगल बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपन नाम दे देते हैं E। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको अपन ने E नाम दे दिया, और ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब वो बोल रहे हैं कि विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि ये दोनों कॉर्ड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे डायमीटर पास हो रहा है। प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, आपको प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, चलिए तो अपन लिखेंगे पहले कुछ गिवन, ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, है ना। गिवन क्या क्या दिया हुआ है कि AB एंड CD आर, 2 कॉर्ड दिया हुआ है ना, AB एंड CD आर 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर है O, रेडियस अपन ने R मान लिया। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E, पॉइंट E पे दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्या दिया हुआ है बच्चों, इक्वल एंगल भी बना रहा है, मतलब एंगल AEQ
देखो ये कॉर्ड जो है डायमीटर के साथ जो एंगल बना रहा है, समझ में आ रहा है, ये कॉर्ड इस डायमीटर के साथ ये वाला एंगल बना रहा है और ये कॉर्ड इस डायमीटर के साथ ये एंगल बना रहा है। सो एंगल AEQ इज इक्वल टू एंगल DEQ। ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ओके और क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट दिस नथिंग, इसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है। अब अपन लिखेंगे टू प्रूफ क्या करना है, कॉर्ड्स आर इक्वल ना, मतलब प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। कंस्ट्रक्शन करना होगा इसमें, क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन को रेड कलर के मार्कर से बनाती हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे OL परपेंडिकुलर टू AB कॉर्ड एंड O इधर L इधर M। हाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, हाँ इधर भी परपेंडिकुलर। सो OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ को मैंने रेड कलर के मार्कर से लिखा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब प्रूफ करना है हमें, है ना, प्रूफ। अब प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ एग्जैक्टली करना है कि भाई दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए अपन लिखेंगे हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD, है ना, ये और ये कॉर्ड इक्वल प्रूफ करना है। इस दोनों कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम देखिए एक काम करती हूँ मैं, क्योंकि प्रूफ इतना छोटा नहीं है, इतने में आएगा नहीं। हाँ फिर वो मिटाओ, फिर वो आप ऐसे करो ना, आप यहाँ तक कंस्ट्रक्शन तक लिखो एंड देन आई विल इरेज दिस एंड आई विल स्टार्ट द प्रूफ अगेन फ्रॉम द अप, ठीक है। ऊपर से यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करूँगी मैं, ठीक है, ये इरेज कर दूँगी। तो ये गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन आप लिख लो फटाफट, ठीक है, लिख लिया आपने। चलिए तो अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में अपन क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये छोटी वाली ट्रायंगल OLE और इधर OME, इन ट्रायंगल OLE एंड ट्रायंगल OME, हाँ इन दोनों ट्रायंगल में एंगल OLE इज इक्वल टू एंगल OME। क्यों, ईच एंगल 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया है OL परपेंडिकुलर एंड OM परपेंडिकुलर, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, कैसे, कंस्ट्रक्शन से, हमने कंस्ट्रक्शन ही किया है ना परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद एंगल LEO इज इक्वल टू एंगल MEO, LEO इज इक्वल टू MEO। क्यों है LEO और MEO इक्वल, क्योंकि गिवन में आप देखो मैंने लिखा था एंगल AEQ इज इक्वल टू DEQ, है ना। तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, सिंस एंगल AEQ इज इक्वल टू एंगल DEQ। आप देखो ना AEQ, यही वाली एंगल तो LEO है ना, दोनों तो सेम ही है ना, AEQ बोलो या LEO बोलो, बात तो इसी एंगल की हो रही है। तो चूंकि ये इक्वल है तो अपन उसके छोटे वाले इसको लिख सकते हैं ना, LEO इक्वल DEQ को MEO लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आप यहाँ रीजन लिख दोगे, सिंस दिस इज गिवन, ठीक है। और क्या, OE इज इक्वल टू OE, है ना, कॉमन, ठीक है, OE इज इक्वल टू OE कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल OLE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OME, कैसे, बाय AAS, एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। दिस देयरफॉर, अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दोनों ट्रायंगल के रिमेनिंग जितने भी एंगल्स और साइड्स है वो बाय CPCT इक्वल हो जाता है। देयरफॉर OL इज इक्वल टू OM कह सकते हैं हम, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसका फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हो यहाँ पे ना। देयरफॉर OL इज इक्वल टू OM। अब ध्यान दीजिए, अब चूंकि OL और OM इक्वल दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं, सॉरी, हमने प्रूफ किया ना कि OL और OM इक्वल है, राइट। तो मतलब ये हुआ, सो कॉर्ड्स, ये जो दोनों कॉर्ड है बच्चों AB और CD, कॉर्ड्स AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है, आर इक्विडिस्टेंट। हमने ये प्रूफ किया, हमने OL इक्वल टू OM जो प्रूफ किया, एक्चुअली में हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों कॉर्ड जो है वो सेंटर से
इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट? तो कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ओ, राइट? ओ एल इक्वल टू ओ एम प्रूफ करने का मतलब हमने ये चीज प्रूफ कर दिया कि दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, राइट? ओके, और हमें क्या पता है एक बात, अभी जस्ट हमने पढ़ा था थ्योरम में, वी नो दैट, क्या क्या पढ़ा था हमने अभी जस्ट थ्योरम में? कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, यही तो पढ़ा था हमने अभी थ्योरम में, राइट? सो वी नो दैट कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, है ना? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर are equal, hence AB is equal to CD, proved। आई बात समझ में? यस बच्चों, बहुत सिंपल है, हमने OL और OM को इक्वल प्रूफ कर दिया। OL और OM को इक्वल जैसे ही प्रूफ किया तो हम समझ गए कि भाई दोनों कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, है ना? कि कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी जो है वो इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, और इसका मतलब होता है यहाँ फुल स्टॉप। वी नो दैट, हमें पता है कि अगर कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, इसका मतलब वो दोनों कॉर्ड इक्वल होता है। ये हमने अभी जस्ट थ्योरम में सीखा इसके पहले, है ना? तो उसकी वजह से हमने कह दिया कि भाई दोनों कॉर्ड इक्वल है, क्योंकि सेंटर से उसका इक्वल डिस्टेंस है तो दोनों कॉर्ड इक्वल हो गया। गॉट इट? अच्छा, तो हमारा ABCD इक्वल प्रूफ हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो एग्जाम्पल है ना, जब आप NCERT में देखोगे ना तो अलग तरीके से सॉल्व किया गया है। उन्होंने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं किया है, ठीक है? उन्होंने थोड़ा सा अलग स्टेप यूज़ किया है। तो अगर आपको वो स्टेप करना है तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है, ठीक है? तो मतलब जब मैं ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ा रही थी तो ये ज़्यादा बच्चों ने, ज़्यादा क्या सारे बच्चों ने, इनफैक्ट बहुत कम बच्चे उसमें गए, यही ज़्यादा बच्चे मेरे प्रेफर कर रहे थे। तो मेरे को यही लगा कि बच्चों को ये इजी जा रहा है, वो उसमें नहीं जाना चाह रहे थे। उसमें थोड़ा, उसमें है तो इजी, वैसे कुछ है नहीं, ठीक है? इन तीनों का सम 180 होता है ना, ये प्लस ये, तो उससे उन्होंने किया है, वो भी ईजी है, बहुत ईजी है। बट चूँकि ये थोड़ा मतलब शायद साफ़ सुथरा दिखता है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना बच्चों को ज़्यादा ईजी जाता है, तो ज़्यादा बच्चे उसमें ऑफलाइन में प्रेफर कर रहे थे। सो आई थॉट ये वाला ईजी है, चलो यही वाला मेथड मैं बता देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बताया। बट स्टिल अगर आपको NCERT वाला जो मेथड उन्होंने यूज़ किया है ना, एग्जैक्टली जो भी, अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? तो इट्स योर चॉइस, ठीक है? तो इस तरह से हमारा AB और CD कॉर्ड इक्वल प्रूफ हो गया, यही हमें करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो इस तरह से हमारा 10.4 का इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 10.4 जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए 10.1, 2, 3, 4 सब मैंने मतलब मैं सिक्वेंशली कराते जा रही हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है ना, कहीं पर भी आपको लग रहा है कुछ डाउट है, लेट मी कंप्लीट द होल चैप्टर, और उसके बाद भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन भी लगेगा ना कि वो वाला क्वेश्चन प्लीज़ मुझे बताओ, NCERT के अलावा RS अग्रवाल का कोई क्वेश्चन है मान लो, या RD शर्मा का कोई क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि मेरे को चाहिए, तो आप है ना बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में वो लिखो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। मैं पूरी तरह कोशिश करूँगी, अगर रहेगा कि कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूँ तो मैं रिप्लाई कर दूँगी, अगर लगेगा नहीं, अगर वो क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगा और मुझे एक वीडियो बना देना चाहिए तो मैं वो भी करने को रेडी हूँ, ठीक है? मतलब टाइम लग सकता है बट देन आई विल डू इट डेफिनेटली फॉर यू, ओके? आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ही हेल्प करने के लिए हूँ, या ओके देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स एज आई सेड, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।